अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अब मरहला आ गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती का, और इस हवाले से अब बाकायदा एक कमेटी भी तश्कील पा गई है। ये कमेटी, ये जो अभी हाल ही में आइनी तरमीम हुई है उसके नतीजे में तश्कील पाई है। तो इस कमेटी के नतीजे में अब क्या फ़ैसला होने जा रहा है, और इसके साथ साथ अब जैसे जैसे जाहिर है ये गज़ट नोटिफिकेशन भी सामने आ चुका है, तो उसके बाद बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये देखना कि इसमें आईनी तरमीम में क्या क्या बारीक वारदातें डाली गई हैं या क्या क्या लकूने छोड़े गए हैं। क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इस आईनी तरमीम में बहुत सारे लूप होल्स हैं और बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिसके जवाब नहीं मिल रहे। अब या तो ये आईनी तरमीम बड़ी उजलत में तैयार की गई है, और या तो किसी बिल्कुल ही नालायक बंदे ने तैयार की है जिसका काम ही नहीं था, शायद कोई आइन और कानून से कोई और किसी शोबे का शायद बंदा हो, तो उसने उठा के ये आइनी तरमीम की चीज़ें बस अपनी मर्ज़ी की डलवा दी। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन कहानी ये है कि जो इसके लूप होल्स हैं वो आगे आने वाले दिनों में खासा तंग करेंगे, और इसके लिए कंफ्यूजन जो है वो पैदा होती नज़र आ रही है। इस सारी आइनी तरमीम का फ्यूचर क्या होने जा रहा है, और इसके साथ साथ बात करेंगे कुछ पीटीआई के जो बहुत सारे लोग मुनहरिफ हुए, उनके ऊपर क्या अब एक रिएक्शन आ रहा है, क्या पार्टी उनके साथ करने जा रही है। अली अमीन गंडापुर साहब आज बड़े दिनों बाद जागे हैं, और जाग के उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त गरजदार किस्म की तकरीर की है। इस तकरीर के साथ क्या हो रहा है इस पे भी बात करते हैं, जो कि बड़ा ज़रूरी है। और इमरान खान साहब बुशरा बीबी साहिबा के एक बल्कि दो अहम इंपॉर्टेंट केसेस लग गए हैं, तो उसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। इसी व्लॉग में आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और इस मौके पे मैं एक दफ़ा फिर सबका शुक्रिया अदा कर दूं कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से आप सराह रहे हैं चैनल को, सब्सक्रिप्शन में भी इजाफा हुआ, और जिस तरह से आप लोगों के मैं कमेंट्स भी पढ़ रही थी, आप लोग जिस तरह से हौसला अफजाई कर रहे हैं, जो अप्रिसिएशन दे रहे हैं, जो दुआएँ कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मतलब आपने सही मानों में मकरूज़ कर दिया है मुझे अपना, और मुझे अब जिम्मेदारी भी अपनी बढ़ती हुई महसूस होती है। मुझे महसूस होता है कि जब आप लोग इतना ट्रस्ट कर रहे हैं तो आपका ट्रस्ट किसी सूरत भी ब्रेक ना किया जाए। लेकिन मैं इसके साथ ही वाज़े कर दूं कि हो सकता है कि कभी मैं कुछ ऐसी बात करूं जो आपको पसंद ना हो या आप ना सुनना चाहते हो, लेकिन ये बात जहन में रखिएगा कि एक सहाफ़ी का काम या एक सही मानों में जो तज्ज़िया होता है, एक इंडिपेंडेंट तज्ज़िया, वो इस बात पर मुनहसर नहीं होता कि सुनने वाला सुनना क्या चाह रहा है, बल्कि वो हक़ाइक़ के ऊपर मबनी होता है या वो आपके मुशाहिदे के ऊपर मबनी होता है। तो उसमें ऐसी चीज़ मुमकिन है जो आपको सुनने में अच्छी ना लग रही हो, लेकिन अगर वो हकीकत है तो हम तो वही आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो मैं कोई उस तरह का तज्ज़िया नहीं कर सकती कि जिसमें मैं आपको बिला वजह कोई बहुत सुहाने ख्वाब दिखाऊं या मैं बिला वजह बड़ी बड़ी डींगें मारूं। तो मैं उतनी ही बात करूंगी जो मेरे मुशाहिदे और मेरे तज्ज़िये में मेरे जो हक़ाइक़ को देखने की आँख है उसके नतीजे में चीज़ें सामने आएंगी। बहरहाल आप लोगों की सपोर्ट और अप्रिसिएशन मेरे साथ रहेगी। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आपको मायूस ना किया जाए। चलिए जी, अब काम शुरू हो जाए ज़रा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री जो है इस वक्त एक मेन मरहला है, और इस मेन मरहले में जो आइनी तरमीम अभी 26वीं हुई है, इसके मुताबिक जो चीफ जस्टिस की तैनाती वो किस तरह से होनी है कि 12 रुकनी जो कमेटी है जिसमें अपोजिशन के भी मेंबर्स हैं और हुकूमत के भी मेंबर्स हैं, और इन तमाम मेंबर्स के जो नंबर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली इनकी एक नुमाइंदगी जो है वो इस कमेटी में होगी, और इस कमेटी की 2/3 मेजॉरिटी जिस नाम को सिलेक्ट करेगी वही बंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा, और ये 3 जो टॉप मोस्ट सीनियर जजेस हैं उनमें से होगा। तो अब 3 जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, नंबर 2 मुनीब अख्तर साहब हैं, और नंबर 3 जस्टिस याहिया आफरीदी साहब हैं। तो बज़ाहिर इन 3 जजेस में से ही पैनल को इंतखाब करना होगा। अब पहले आ जाते हैं इस बात पर कि पैनल में कौन कौन है। तो पैनल में जी इस वक्त हुकूमत की अक्सरियत है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि जो इत्तेहादी हुकूमत है उसमें जो PMLN है उसके 4 अरकान हैं, फिर पीपल्स पार्टी के 3 अरकान हैं, फिर MQM का भी एक मेंबर है। तो इस तरह से ऑलरेडी ये लोग 8 मेंबर्स बन जाते हैं, जबकि अपोजिशन में फिर आप JUIF का एक मेंबर है, और फिर 3 मेंबर्स जो है वो PTI के हैं। यहाँ पर एक और बारीक वारदात इलेक्शन कमीशन की सहूलत से डाली गई है, वो ये कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तें जो कि कब से 12 जुलाई से फैसला आया हुआ है वो दे दी होती हैं अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो इस सूरत में
अब पीटीआई को यहाँ पर फिर 4 लोगों की नुमाइंदगी मिलती। उस सूरत में फिर क्या होता कि इस बात का चांस रहता कि ऑपोजिशन अपनी बात भी मनवा सकती थी कंसेंसस में, लेकिन अब ऑलरेडी पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के लोग मिलके 2/3 बना लेते हैं। तो अब ऑपोजिशन कुछ भी कह रही हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी मर्जी से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक मेंबर से बिल्कुल टेबल जो है वो टर्न हो जाती है। बहरहाल ये बारीक वारदात एक दफ़ा फिर इलेक्शन कमीशन ने डाल दी है। अब इस कमेटी में जो भी मेंबर्स हैं, वैसे तो मैं नाम बता सकती हूँ आपको, लेकिन वो बेकार ही हैं मेंबर्स के नाम बताना, क्योंकि ये मेंबर्स भी कठपुतलियों की ज़्यादा उनकी हैसियत नहीं है। जो उनको कहा जाएगा उनकी क़यादत की तरफ से और क़यादत के भी मालिकों की तरफ से, तो उसी शख्स की तैनाती जो है वो हो जाएगी, ज़ाहिरी सी बात है। तो वैसे इसमें हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से भी फारूक केचनाइक हैं, राजा परवेज़ अशरफ हैं, पीएमएलएन की तरफ से भी आज़म नज़ीर तारड़ हैं, और इस तरह से 2-3 नाम हैं। फिर इसी तरह से जो JUIFM की तरफ से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हैं, और पीटीआई ने भी यहाँ पर अपने नाम दे दिए हैं, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहबजादा हामिद रज़ा हैं और सेनेटर अली ज़फ़र साहब हैं। तो 3 नाम इनकी तरफ से भी आए। बहुत से लोग इस पर भी तनकीद कर रहे हैं कि जब आप आइनी तरमीम को ही नहीं मान रहे तो फिर उससे बनी हुई कमेटी को क्यों मान रहे हैं। तो भाई अब हम मानना या ना मानना उसकी एक अलग बात होती है, लेकिन बहरहाल वो अब जो एक गजेटेड चीज़ है वो तो है, उससे आप कैसे उससे अलग, कोई अब तालिबान तो है नहीं कि बंदूक उठा के उसको ना मानने का ऐलान कर दें। तो जाहिर है उस सिस्टम में रह के भी आपको लड़ना पड़ता है। बहरहाल वो इस कमेटी में आगे है, लेकिन उन्हें पता है कि इसमें उनके होने या ना होने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ ये है कि जी तैनाती अब देखते हैं कि ये कमेटी किसके हाथ में करती है, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कल तक कि इनकी जो यूँ कह लें कि चीफ जस्टिस इनको बनने से रोकने के लिए ही बेसिकली ये सारी तरमीम लाई गई और सब कुछ किया गया। दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि जस्टिस याया आफरीदी साहब जो है वो आइडियल उम्मीदवार हो सकते हैं। फिर एक और जो बड़ी दिलचस्प चीज़ आज सामने आई है, जब गजेटेड ये आइनी तरमीम सामने आ चुकी है, तो उसमें एक क्लॉज है इस तरमीम में जिसमें ये पता चल रहा है कि जी आपके जो 3 जजेस का पैनल आएगा उनमें से आप जो भी सिलेक्ट करते हैं, अगर वो जज चीफ जस्टिस बनने से इनकार कर दे, ये ऑफ़र कबूल ना करे, तो उस सूरत में आप बाकी के जो 2 जजेस हैं, यानी उन्हीं 3 में से जो बाकी 2 जजेस होंगे उनमें से किसी को बना लेंगे। और अगर वो भी इनकार कर देते हैं तो फिर आप ऑटोमेटिकली जो अगला यानी 4th नंबर वाला जज होगा फिर उसको आप कंसिडर करेंगे। अब एक तो इस पे ये काफ़ी क्लैरिटी से ये बात हो रही है कि ये इस तरह से है। बीच में 1-2 लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन अगर आप उसकी टेक्स्ट के ऊपर जाएं तो टेक्स्ट में तो मतलब यही बनता है कि जो पहले 3 हैं आपको उन्हीं में से बनाना है, अगर एक इनकार कर दे तो फिर बाकी दोनों में से बनाना है। अब ये बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है, क्योंकि इस सूरत में हुकूमत के पास फिर 2 ही ऑप्शंस होंगे कि या तो वो जस्टिस याया आफरीदी को बना दें, और अगर वो इनकार कर देते हैं तो उस सूरत में जस्टिस मंसूर अली शाह को ही कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि जस्टिस मुनीर को तो बहरहाल ये लोग कभी भी नहीं बनाएंगे अगर इनके हाथ में चॉइस रही तो उस सूरत में अब काफ़ी सारी र्यूमर्स जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। अब मैं उन पे आ जाती हूँ। मिसाल के तौर पर जो हुकूमत के करीबी सहाफ़ी समझे जाते हैं, जिनको हसन अयूब कहा जाता है, रावी उर्फ, उनका आज ट्वीट था कि चीफ जस्टिस बनेंगे मंसूर अली शाह साहब, और आइनी बेंच के जो सरबराह हैं, आपको पता है इन्होंने ये भी एक बीच में हरकत की है ना कि आइनी बेंच भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बनेगा और उसका सरबराह अलग से होगा, वो चीफ जस्टिस नहीं होगा। तो उनका ये कहना था कि जी जो जस्टिस याया आफरीदी साहब हैं वो चीफ जस्टिस बनेंगे और आइनी बेंच के सरबराह बनेंगे जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, और पहले जो आपके दोनों जजेस हैं वो टोटली फारिग हो जाएंगे। ये बज़ाहिर लग रहा था जस्टिस हसन अयूब साहब की ट्वीट से। फ़खर दुरानी साहब ने भी आज एक ट्वीट की, ये भी जंग के सीनियर सहाफ़ी हैं जो कि आपको पता है कि काफ़ी अंदर की खबरें लाने की दावा करते हैं। तो उनका ये कहना था, आज उन्होंने एक ट्वीट कीजिए कि मंसूर अली शाह साहब अच्छे जज थे, अच्छे ज्यूरिस्ट थे, लेकिन वो कुछ लोगों की बातों में आके ज़्यादा एक्टिव हो गए थे, तो उससे वो तासुर ये दे रहे थे कि जैसे वो नहीं बनने जा रहे। तीसरा, अब आते हैं एक और सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, उनका ये मानना है, अशफाक साहब, इनका ये मानना है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही चीफ जस्टिस होंगे। फिर JUIF के 2-3 अहम लोग जो मुख्तलिफ मुज़ाकरात का हिस्सा रहे हैं, उनकी कुछ रिपोर्टर्स से बात हुई है और उन्होंने उन्हें ये डिस्क्लोज़ किया है कि जी ये बात जब ये सारी तरमीम के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी, मुज़ाकरात हो रहे थे, तो ये तयशुदा था कि चीफ जस्टिस बहरहाल मंसूर अली शाह साहब ही बनेंगे। तो ये उस वक्त ही तयशुदा बात थी।
लेकिन दूसरी तरफ आप ख्वाजा आसिफ साहब की असम्बली की तकरीर देखें तो वो तो डायरेक्ट उनको हिट कर रहे थे। तो इस सिलसिले में देखा जाए तो बड़ी मज़ेदार गेम है कि दो तरफ के जो हैं वो स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस आ रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब बनने जा रहे हैं, येस, और मंसूर अली शाह साहब नहीं बनेंगे, नो। तो टोटल इसके ऊपर वो आ रहा है। अब मैं आपको अपनी ज़ाती राय इस पे दे देती हूँ, फिर देखते हैं कुर्रा फाल किसके साथ निकलता है। मेरा अंदाज़ा ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ये चीफ जस्टिस अपॉइंट कर देंगे। उसकी वजह यह है कि एक तो इन्होंने जो तरमीम की है उसके मुताबिक चीफ जस्टिस जो भी बनेगा सुप्रीम कोर्ट का वो तकरीबन टुथलेस होगा, क्योंकि इन्हें मसला है आइनी मुकदमात से। इन्हें मसला है कि जो सियासी मुकदमात जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो हुकूमत के ही आमतौर पर ख़िलाफ़ जाया करते हैं, तो उन मुकदमात को मंसूर अली शाह साहब ना सुने। तो अब जो इन्होंने तरमीम की है उसमें आइनी बेंच तो वैसे ही अलहदा है और उसका सरबराह भी अलहदा है। तो मंसूर अली शाह साहब अगर चीफ जस्टिस बना भी दिए जाते हैं तो वो उस तरह से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेंगे अकॉर्डिंग टू दिस तरमीम या हुकूमत के मंशा के मुताबिक। तो उनका ख्याल ये है कि जी मंसूर अली शाह साहब को हम चीफ जस्टिस बना देंगे तो इसके 2-3 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा क्या होगा हुकूमत को कि एक तो वो ये साबित करेंगे कि देखें जी हमने पर्सन स्पेसिफिक नहीं की। हमने कब कहा था कि हम इनका रास्ता रोक रहे हैं, वहीं पीटीआई ने शोर मचाया हुआ था कि हम इनका रास्ता रोक रहे हैं, हम तो नहीं रोक रहे थे, वैसे भी उन्होंने बनना था, हमने ऐसे भी बना दिया। एक दूसरा मुमकिना कोई भी जो एक लॉयर्स मूवमेंट हो सकती है जिसका ऐलान भी बहुत सारे वकला कर रहे हैं कि जी हम तो सिर्फ मंसूर अली शाह को अपना चीफ जस्टिस मानेंगे, तो उनका भी मुंह बंद करने के लिए ये एक अच्छा रास्ता हो सकता है। भाई अब क्यों मूवमेंट चला रहे हैं आप, देखिए हमने तो मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिया है। 2, तीसरा जो इनका इसका मकसद है वो ये कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बनेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कौन सा इन्फ्लुएंस कर सकेंगे, तो लिहाजा हमें उनको बनाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो इस तरह हुकूमत जो है वो 2-3 इससे जो है मसले अपने हल कर लेगी और मंसूर अली शाह साहब को अपॉइंट कर देगी। अब जो आता है इसका मेन मसला हुकूमत का वो है आइनी बेंच का सरबराह। तो उसके लिए वो ऑटोमेटिकली फिर जस्टिस याह्या आफरीदी की तरफ जा सकती है। जस्टिस याह्या आफरीदी से मुतालिक जैसे मैंने आपको पिछले भी व्लॉग में बताया था कि वो मेरा ख्याल है कि दोनों के लिए एक्सेप्टेबल है, और मेरा ये ख्याल गलत साबित नहीं हुआ क्योंकि मैंने आज सलमान अकरम राजा साहब को भी प्रोग्राम में सुना तो उन्होंने भी कहा कि जस्टिस याह्या आफरीदी अगर बेंच के आइनी बेंच के सरबराह बनते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। तो इसी तरह हुकूमत के लिए भी शायद वो काबिल कबूल हों। तो इस सूरत में अगर हुकूमत जस्टिस याह्या आफरीदी को आइनी बेंच का सरबराह बना देती है तो फिर उनका वो मसला भी हल हो जाएगा कि मंसूर अली शाह साहब सियासी मुकदमात नहीं सुनेंगे, और इस तरीके से वो आराम से काफ़ी सारी और जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बच सकते हैं। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस अपॉइंट करेगी और जो असल चीफ जस्टिस पावरफुल वाला होगा वो होगा आइनी बेंच का सरबराह जो कि होगा जस्टिस याह्या आफरीदी। तो इस तरह हुकूमत जो है चालाकी के साथ दोनों अपने मकसद हासिल कर लेगी। लेकिन क्या ये सब इसी तरह हो जाएगा, ये तो अभी दूर की बात है ना, क्योंकि अभी तो चैलेंज होंगी चीज़ें और काफ़ी कुछ होगा। तो देखते हैं फिर ये सारे मकसद हासिल होते हैं या नहीं। लेकिन अब आ जाते हैं कि ये सारी आइनी तरमीम में कौन कौन से लकूने नज़र आ रहे हैं। पहली चीज़ जो इसमें नज़र आ रही है वो ये कि मज़ेदार बात यह है कि इन्होंने फिक्स कर दिया टेन्योर चीफ जस्टिस का, और अब पता ये चल रहा है कि याह्या आफरीदी साहब की 65 साल की उम्र तक अगर अब ही वो चीफ जस्टिस बनते तो वो मतलब उनके एक्स्ट्रा अभी टाइम पड़ा होता और वो पहले ही उनका चीफ जस्टिस का टेन्योर पूरा हो जाता, मतलब वो 63-64 साल की उम्र में फिर रिटायर होकर घर चले जाते, तो उनकी 1-1.5 साल की जो सर्विसेज मजीद हो सकती थी वो ख़त्म हो जाती। दूसरा, आइनी और सियासी मुकदमात आपस में बाज़-औक़ात मिक्स भी होते हैं। कुछ ऐसे मुकदमात होते हैं जिनमें बाकी सब चीज़ें दीवानी या फौजदारी होती है, लेकिन कोई एक शिक जो है वो आइन की भी उसमें तशरीकी करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ऐसी सूरत में अब क्या होगा, मतलब जो बेंच सुन रहा होगा वो क्या आइनी तशरी के लिए फिर आइनी बेंच की तरफ भेज देगा वो मुकदमा, तो ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल हो जाएगी। और आज ये हुआ भी, मंसूर अली शाह साहब कोई सुन रहे थे केस और आयशा मलिक साहिबा भी थी उस केस का हिस्सा, और वहाँ पर ऐसी कोई बात हुई कि वहाँ पर आइन की तशरी की बात आई तो वो हंसने लगे, कहने लगे अब तो वो तरमीम हो गई है भाई, अब ये हम सुने या वो नया बेंच सुनेगा, और उसके बाद वो बड़ा खिलखिला के वहाँ पर हंसते भी रहे। तो ये भी हुआ है। तो जजेस की पूरी नज़र है और वो इन्जॉय भी कर रहे हैं सिचुएशन को, और उनके भी जहन में कुछ ना कुछ चल रहा है इसके मुतालिक। तो अभी बहुत कुछ आना बाकी है सामने, तो जिसको कहते हैं ना गेम ऑन है, वो वाली सिचुएशन है। तीसरा, इसमें ये भी बात की जा रही है कि ये तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और सुप्रीम कोर्ट बना दी है, क्योंकि एक तो नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट है, फिर उसके अंदर एक आइनी बेंच है जिसका फिर एक चीफ जस्टिस है। तो ये ऐसे लग रहा है कि आपने एक और बीच में रियासत के अंदर रियासत जैसे हम सुना करते हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट बना दिया। तो इसमें काफ़ी सारे मज़ीद भी लकूने हैं
जो आगे चल के नज़र आते रहेंगे। लेकिन बहरहाल अब ये हुकूमत ने जो उजलत में काम किए हैं, ज़्यादा होशियारी में कुछ अपने भी ब्लंडर्स किए हैं, तो ये कुछ इस तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है। लेकिन बहरहाल अब कल तक ये मामला क्लियर हो जाएगा कि चीफ जस्टिस कौन है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर आईनी बेंच का कौन है, और फिर देखा जाएगा कि आईनी बेंच में शामिल होने वाले जजेस के नाम क्या है, ये भी देखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अभी 1-2 दिनों में क्लियर होने जा रही हैं, और साथ साथ फिर हमें रिएक्शंस भी पता चलते चले जाएंगे। अब आ जाते हैं जी कुछ पॉलिटिकल मैटर्स की तरफ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो मुनहरिफ हुए, उनके ऊपर शदीद किस्म की तनकीद का सिलसिला जारी है। जो पार्टी वर्कर्स हैं वो बहुत गुस्से में हैं और बहुत लान तान कर रहे हैं, और वो अपनी जो पार्टी की क़यादत है उससे ये डिमांड कर रहे हैं कि फौरी तौर पर ऑफिशियली इनके नाम वगैरह भी जाहिर किए जाएँ और इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। बिल्कुल वो टॉलरेट नहीं करना चाह रहे, जबकि पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि हमने एक कमेटी बनाई है, वो तहकीकात करेगी। अच्छा, फिर इसके ऊपर भी बड़ी डिवीजन नज़र आ रही है। कोई लोग जो हैं वो कुछ लोगों के नाम ले रहे हैं कि ये बिके हुए हैं, और कुछ दूसरे लोग जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि किस दूसरे लोगों के नाम ले रहे हैं। कुछ पे ज़ाहिर इत्तेफाक है कि ये तो डेफिनेटली बिके हुए हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ख़ास तौर पे एक रिफ्ट है ज़हन कुरैशी साहब के हवाले से कि बज़ाहिर कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग जो है वो समझ रहे हैं कि नहीं, अभी इस मामले में कुछ डाउट्स हैं, इसको क्लियर होना चाहिए, और कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, सलूक सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। अगर किसी और ने वोट बेचा गद्दारी की पार्टी के साथ, तो जितना वो गद्दार है फिर ज़ैन कुरैशी भी उतना गद्दार है, तो उसके साथ कोई स्पेशल सलूक नहीं होना चाहिए। तो इसको लेकर के काफ़ी सोशल मीडिया पर लड़ाई चल रही है इस वक्त पीटीआई कारकुनों की और सोशल मीडिया वॉरियर्स की। आज मुराद सईद साहब ने इस मौके पर एक ट्वीट करके सबको ज़रा कूल डाउन करने की कोशिश की है, लेकिन फ़िलहाल लग यही रहा है कि मुतालबा जो है ये ज़ोर पकड़ा हुआ है कि ये पहले तो आप पार्टी से गद्दार फारिग करें, फिर आगे बात होती है। लेकिन इस दौरान अली अमीन गंडापुर साहब ने भी आज ये ऐलान किया था कि रात तक नाम सामने आ जाएंगे। अभी तक तो खैर नहीं आए, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने जी आज बड़ी गरजदार किस्म की, बड़े अरसे बाद, काफ़ी दिनों बाद तकरीर की, और उन्होंने ये ऐलान किया कि जो आइनी तरमीम है ये दरअसल गैर आइनी तरमीम है। उन्होंने ये भी कहा कि जी अगर आपने चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को अपॉइंट ना किया तो हम दोबारा आपकी तरफ आएंगे, इस्लामाबाद आएंगे, और इस दफ़ा पूरी तैयारी से आएंगे। और उन्होंने कहा कि अब डू और डाई की सिचुएशन है, और उन्होंने मज़ीद कहा कि पहले हम अपना मैंडेट वापस लेंगे और उसके बाद फिर ये सारी जो आइनी तरमीम है वो हम रिवर्स करेंगे। और फिर से उन्होंने फिर इमरान खान साहब की रिहाई की बात की, और फिर पार्टी वर्कर्स को मोटिवेट भी किया, तो वो सारा कुछ। लेकिन आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है जो मैंने नोटिस की, कि जब आप बार बार लोगों को कॉल देते हैं और उसका फिर एक अच्छा एग्जिट नहीं देते, तो उसके बाद क्या होता है कि लोग फिर आप पे ट्रस्ट करना कम कर देते हैं, डाउट्स आ जाते हैं। तो आज जहां बहुत से लोग इस बात पर अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर के बाद बड़े पुरजोश हुए और कहा कि चलो शुक्र है कि आदत बोली तो सही, कहीं से आवाज़ तो आई और कुछ उन्होंने हलचल तो की, तो वहीं पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बाकायदा उनकी ट्रोलिंग कर रहे थे। सहाफ़ियों में भी थे और इनके अपने सोशल मीडिया के कारकुन वगैरह भी थे जो उनका बाकायदा मजाक उड़ा रहे थे कि अच्छा जी अब कहाँ तक आपने करना है, फिर लॉन्ग मार्च ये भी बता दें। कोई पूछ रहा है अच्छा फिर केपी हाउस तो नहीं चले जाना, कोई कह रहा है भाई चाय पीने ना चलिए जाइएगा बस, और ये वो, और ट्रोलिंग चल रही थी फुल। तो ये असल में चीज़ होती है कि जब आप बिल्कुल एक अल्लाह ने आपको इज़्ज़त और मकाम दिया हुआ था, आप अच्छा खासा हीरो बने हुए थे, एक लीडर की तरह आप सामने फ्रंट से लड़ते हुए आ रहे थे, और वहाँ पर आपने जहाँ पे ग्रिप अपनी कमज़ोर की वहीं पर एकदम मुट्ठी खुल गई, और फिर आपने देखा कि आईनी तरमीम भी हो गई, फिर आपने देखा कि वर्कर्स का मोराल भी टूटा, फिर आपने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब भी ऊपर से खासा नीचे आए। तो ये सब हुआ। तो ये एक लीडर का फ़र्क होता है कि वो किस तरीके से सारे मामले को संभालता है। अगर आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग थी, कोई मजबूरी थी, या यही आपके पास कोई प्लान नहीं था, कुछ भी था, तो आप इसको जस्ट एक ग्रेसफुल एग्जिट ले लेते। जिधर भी आपके साथ जो भी मसला हो रहा था उनसे कहते कि भाई मुझे एक सेफ और एक ग्रेसफुल एग्जिट लेने थे। आप भले ही डी चौक आते, कारकुनों से एक तकरीर करते छोटी मोटी, और उसके बाद उन्हें कहते कि जी हमारा एहतजाज रजिस्टर हो गया है, अब चलिए खुदा हाफिज़। तो एक मुहज़्ज़ब तरीके से कारकुनों बेचारों को भी जाने का कहते, खुद भी चले जाते, और एक ग्रेसफुल एग्जिट होता, और ये भी साबित करते कि देखिए जी हम कोई इंतशार फैलाने नहीं आए थे, हम तो एहतजाज करने आए थे, हमने एहतजाज किया, हम जा रहे हैं। लेकिन जिस अंदाज से आप वहाँ से गायब हुए और जिस तरह से कारकुन आपको ढूंढते रह गए, उन्होंने कारकुनों को बड़ा हर्ट किया, और यही वजह है आज वो एक चीज़ जो है हमें गम गुस्सा अभी तक भी कारकुनों की ट्वीट्स में नज़र आ रहा था उनके नीचे। तो ये होता है, फिर वही बात होती है ना, शेर आया वाली सिचुएशन ना हो जाए। तो ट्रस्ट बड़ी मुश्किल से डेवलप होता है। ट्रस्ट जो है वो हर किसी के ऊपर नहीं डेवलप हो जाता। अब कल को मैं कहूँ कि जी आए मेरे पीछे निकल पड़े, तो क्यों आएगा कोई? बड़ा अरसा लगता है ना आप किसी को ट्रस्ट आप किसी पे डेवलप करते हुए।
और जब कोई आपको इस तरह बीच रास्ते में छोड़ जाए तो क्या दोबारा आप सोचते हैं कि उसकी तरफ जाएं? तो ये ऑटोमेटिकली एक ऐसी चीज़ है। ये अलग बात है कि जो इमरान खान का कारकुन है वो अली अमीन के पीछे तो नहीं निकला था, वो तो इमरान खान के लिए निकला था। तो उसको जहाँ लगेगा कि इमरान खान की कॉज के लिए मैं निकल रहा हूँ तो वो फिर निकलेगा, चाहे आगे खड़ा ले जाने वाला काफिला अली अमीन हो, हमाद अजहर हो, कोई भी हो। लेकिन जब उसको लगेगा कि मैं तो इमरान खान के लिए निकल रहा हूँ तो वो फिर निकल आता है। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें क़यादत को देखनी चाहिए कि बार बार कारकुनों को ये डीमोरलाइज करने से फिर तहरीकें नहीं चला करती, इस तरह फिर मोमेंटम टूट जाते हैं। तो अब देखते हैं जी आगे, अगर वाकई ये कोई सीरियस कॉल है तो इसके बारे में क्या होता है। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा था कि अगर मंसूर अली शाह साहब अपॉइंट हो जाते हैं एज चीफ जस्टिस तो फिर काफ़ी सूरत हाल हुकूमत के लिए हैंडल करना ईजी हो जाएगी, क्योंकि बहुत एकदम जो एक उबाल उठना है उसको काफ़ी हद तक नीचे किया जा सकेगा। बाकी एक जो खबर अच्छी आज मिली जी, उमर मलिक जो एक सिंगर थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, उन्हें जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उन पर तशद्दुद भी हुआ था, वो रिहा हो गए हैं। इसके अलावा आगा सरवर एक रिपोर्टर थे जो ये सारा डी चौक का एहतजाज कवर कर रहे थे और बड़े अजीबोगरीब तरीके से उनको भी लापता कर दिया गया था, उनकी भी बाजियाबी आज मुमकिन हो पाई है, तो ये भी हो गया है। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से अहम केसेस की जो एक हेयरिंग है वो आज होने जा रही है। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब पे पाबंदी जो है उसको दोबारा से बढ़ा दिया गया। पहले वो 18 तारीख तक थी, फिर उसमें 2 दिन का इजाफा कर दिया गया 20 तारीख तक। उसके बाद अब जो नया नोटिफिकेशन 20 तारीख को जारी किया गया उसके मुताबिक ता हुक्म सानी पाबंदी है। अब ये इतनी गलत चीज़ है कि इमरान खान तो इमरान खान हैं और उनके तो हमें समझ में आ रहा है कि सियासी मकासद की वजह से उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा है, लेकिन उनकी वजह से जो कई हज़ार कैदी अडयाला में अंदर हैं वो भी बेचारे अपने प्यारों से, अपनी फैमिली मेम्बर से मिल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जब आप ज़ाहिर है पाबंदी लगाते हैं तो वो फिर किसी एक शख्स के लिए तो नहीं लगाते, वो फिर ओवरऑल सबके लिए नोटिफिकेशन आता है। तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसके ऊपर कोई बात भी नहीं कर रहा कि जो हज़ारों कैदी बेचारे आम कैदी हैं उनको किस बात की सज़ा मिल रही है, उनके भी फैमिली मेम्बर्स नहीं उनको जाके मिल सकते। तो वो एक अलहदा इन्होंने दूसरों के लिए तकलीफ़ का सामान पैदा किया हुआ है। ये कितनी शर्मनाक बात है कि आप अपनी सियासी जंगें लड़ते रहें यार, आम लोगों को तो ना कम अज़ कम तंग करें। लेकिन एक इमरान खान के चक्कर में इन्होंने बाकी भी हज़ारों कैदी जो हैं उनको भी तकलीफ़ में पहुंचाया हुआ है। और इस बात को मैं ये नहीं कह रही कि इमरान खान को आप रखें, यही तो मसला है कि इमरान खान का भी बुनियादी हक है कि उनके साथ मेंबर्स को, फैमिली मेंबर्स को, लॉयर्स को मिलने दिया जाए। लेकिन आप देखिए कि इन्होंने इतनी विक्टिमाइजेशन की है। वैसे ये हर वक्त PMLN वाले आके रोते रहते हैं कि जी हमारे साथ ये हो गया, हम बड़े मुश्किलों में थे, हमारा जो था बिल्कुल इमरान खान ने कैद खाना बड़ा टाइट रखा हुआ था, यूं था वूं था। तो उस वक्त की आप रिपोर्टिंग देख लें, कितने कितने अस्पतालों में इनके चक्कर लगते थे, कितने कितने मेडिकल बोर्ड्स इनको आके चेक करते थे, AC की सहूलतें इनके पास थी, घर का खाना इनको दस्तयाब था, मुलाकातों के तांते बंधे हुए थे। ये तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने खुद बताया कि पूरा एक हॉल भरा हुआ होता था, पूरी सिटिंग चलती थी, पूरी महफिल जमती थी, 2-2, 3-3 घंटे पार्टी मीटिंग्स होती थी वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें होती रही। और आज इमरान खान के हवाले से इन्होंने क्या कमजरफी दिखाई हुई है वो भी आपके सामने है कि वो अपने लॉयर्स तक से मुलाकात नहीं कर सकते, वो अपनी फैमिली मेम्बर से नहीं मिल सकते, उनकी बहनों को भी, दोनों को बेचारों को पकड़ के ऐसे ही जेल में बंद किया हुआ है, उनसे भी किसी को इवन मिलने नहीं दिया जा रहा। इस कदर इंतहा की ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ये हुकूमत है इस वक्त कर रही है। लेकिन रोने इनके आप देख लें, और प्रोपेगेंडा इंतहा का कि जी इन्हें ये सहूलत मिली है, इनको वो सहूलत मिली है। अब तो खुद मौलाना फजल रहमान हो या जो दीगर पार्टीज के लोग हैं वो भी इवन इस बात पे चीख उठे हैं कि खुदा का खौफ करो, कुछ शर्म करो, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को इस हद तक तो ना बढ़ाओ। जिस तरह का हमारा मुल्क है, जो हमारे मुल्क का माहौल है, ये तो बारियां लगी रहती हैं, कभी आप होते हैं कभी वो होता है, तो फिर आपके साथ क्या होगा। लेकिन इनको फिलहाल ये सारी बातें भूली हुई हैं। तो बहरहाल इमरान खान साहब के रेगुलर मेडिकल चेकअप के लिए एक दरख्वास्त दायर की गई थी पार्टी की तरफ से, जिसको जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब सुनने जा रहे हैं। और उस दरख्वास्त में ये इस्तदा की है कि कम अज़ कम 2 हफ्ते के बाद, हर 2 हफ्ते के बाद जो उनके पर्सनल मॉलेज हैं वो उनको जाके ज़रूर एग्ज़ामिन कर लिया करें। और इसी तरह बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से भी ये एक अहम दरख्वास्त लगी है। अच्छा, बुशरा बीबी साहिबा के साथ भी वही है कि सिर्फ इमरान खान की बीवी होने की वजह से उन बेचारी को भी शदीद तरीन सख्तियों का सामना करना पड़ा है। अब उनके अपने जो बच्चे हैं उनको भी उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा, फैमिली मेम्बर्स को भी उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा। तो ये सूरत हाल है। और उनकी बेल लगी हुई थी, तो पिछले 2 हफ्तों से उस बेल पे हेयरिंग ही नहीं हुई। पता चला जस्टिस साहब को डेंगू हो गया और वो फिर बेल ही नहीं उनकी सुनी गई।
तो ये सारी चीज़ें उनके साथ भी हो रही है और उसके अलावा भी पता चल रहा है कि उनके साथ बड़ी सख्ती बरती जा रही है जेल के अंदर। तो खैर अब उनके हवाले से भी फैमिली ने पिटिशन दायर की है और उन्होंने इस्तदा की है कि उनके बच्चों को उनसे मुलाकात करवाई जाए। इतने दिन हो गए उनके बच्चे मिल नहीं पाए उनसे। तो ये सूरत हाल है। अभी देखते हैं, दोनों पिटिशन्स लगी हुई हैं, इसके ऊपर फौरी तौर पर अदालत क्या रिलीफ देती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की एक इंतहा है। लेकिन उससे ज़्यादा तकलीफ दे बात यह है कि अगर अदालतें उसके ऊपर बर वक्त रिलीफ नहीं देती हैं, बर वक्त इंसाफ नहीं करती, तो ये ज़्यादा तकलीफ दे बात है। और अभी तक तो चलिए कोई छोटा मोटा कहीं से कोई इंसाफ का दाना आ ही जाता था। अब जिस किस्म की इन्होंने एक अदलिया पर कंट्रोल करने की कोशिश की है, उसके बाद तो वो भी फ़िलहाल मुश्किल दिखाई दे रहा है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।